नमस्कार दर्शक मित्रों, संडे का दिन, मेरी सुबह की चाय और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी भी सुबह की चाय चल रही होगी। मैं आपका अपना जॉय भट्टाचार्य आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 54वां अंक 54th एपिसोड। आज के हमारे इस अंक में सबसे पहले महाकवि भास द्वारा रचित और डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य मेरे बाबा द्वारा जिसकी पुनर्रचना की गई अभिमारक, इसका नाट्य पाठ करने आपके बीच आएंगे श्री गिरिजेश व्यास जी। तदुपरांत डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी आपके बीच आएंगी। अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको लेकर के, और अंत में हमेशा की तरह हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री जी आपके बीच अपने युवा कवि को लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आज की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आएं और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करें। हरदीप दायले। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी पाठकों को भास नाट्य पाठ में मेरा यानी हरदीप दायले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभिमारक नाटक में कल हमने सुना कि कैसे अभिमारक चोरी छुपके कन्यापुर में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है राजकुमारी खुरंगी से। राजकुमारी खुरंगी से मुलाकात करवाने में चेटी और धात्री अभिमारक की सहायता करते हैं। इस मुलाकात के बाद अभिमारक की व्याकुलता और भी बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो आत्महत्या करने का विचार करने लगते हैं और अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अग्निपुत्र होने के कारण अग्नि उन्हें जला नहीं सकती और वो बच जाते हैं। तब वो पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ जाते हैं और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं वहां से विद्याधर सौदामिनी के साथ, अपनी पत्नी सौदामिनी के साथ उड़ के जा रहे होते हैं। तब वो उसे देख लेते हैं और उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आते हैं। आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं तो अभिमारक सारा बता देता है। फिर भी उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, तो वो ध्यान मुद्रा में जाकर सारी कहानी अपने आप पता कर लेते हैं। तब उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे इसकी सहायता करना चाहिए और वो उसे अंगूठी देते हैं। वो अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं होती है। उसके पहनने से व्यक्ति गायब हो जाता है और दूसरे हाथ की दाहिनी उंगली में पहनने से व्यक्ति प्रकट भी हो जाता है। इस अंगूठी को प्राप्त करने के बाद अभिमारक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और तभी वहां पर विदूषक का प्रवेश होता है। अब आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नाटक अभिमारक और पिछले अंक से अब आगे चलते हैं, जहां विदूषक जो है वो सो गया था और अभिमारक पास में ही था। अभिमारक कह रहे हैं, अरे विद्याधर मित्र अपनी प्रिया के साथ चले गए, अब मुझे तुरंत राजकुमारी के पास जाना है, लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपने मित्र संतुष्ट के साथ। अरे ये कौन सो रहा है वहां पर? समीप जाते हैं, अरे ये तो मेरे हृदय का उत्सव स्वयं आ गया है, इसे गले से लगाने के लिए मैं उतावला हो रहा हूं। विदूषक जाग जाता है, अरे बड़ी देर तक सोता रहा, अब चलना चाहिए। हाय, जिसका मित्र खो गया है उसके लिए कहां विश्राम। अचानक विदूषक की दृष्टि अभिमारक पर पड़ती है। वो बार बार आंख में मलकर देखता है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्यों भाई, तुम सचमुच वही हो जो मैं देख रहा हूं? अभिमारक, मैं वही हूं जो तुम समझ रहे हो। तो फिर वहां खड़े क्या कर रहे हो? दौड़कर मेरे गले क्यों नहीं लग जाते? अभिमारक दौड़कर विदूषक को गले लगा लेता है। विदूषक खूब तेज तेज हंसता है। अरे मित्र, इतने दिनों तक तुम कहां रहे, क्या करते रहे, बतलाओगे नहीं? हाँ हाँ बतलाता हूं। विद्याधर की दी हुई अंगूठी अभिमारक पहनता है अपने दाहिने हाथ की उंगली में और गायब हो जाता है। हाय हाय, अरे कहां गया मेरा मित्र? अरे दिखता ही नहीं। समझ गया मैं, सुबह दिन रात मित्र अभिमारक की चिंता करते करते मुझे उसकी छाया ही सर्वत्र दिखाई देने लगी है। हाय हाय, ये पृथ्वी ही मेरे लिए अभिमारकमय हो गई है। हाय, कहां हो मित्र? अभिमारक तुम कहां हो?
अभिमारक की आवाज आती है, मैं तो यहाँ हूँ मित्र। विदूषक, अरे तो तुम क्या मरकर भूत प्रेत हो गए हो? अरे बाप रे, अगर भूत ही बनना है तो उस राजकुमारी के पास जाकर रहो, मेरे लिए तो मित्र की याद ही काफी है। अभिमारक फिर से प्रकट होता है, विदूषक के कंधे पर हाथ रखता है। ये क्या नरगल बक रहे हो? मैं तो यही हूँ। अरे बाप रे, तुम फिर आ गए? अरे पागल, न मैं मरा हूं न ही भूत प्रेत बना हूं। मुझको ये चमत्कारी अंगूठी मिली है जिसे दाहिनी हाथ की उंगली में पहनने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है और बाएं हाथ की उंगली में पहनने से वापस प्रकट हो जाता है। समझे? ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? ये सब कन्यापुर में राजकुमारी के पास पहुंचने के बाद ही बतलाऊंगा। तुम फिर वहां जाओगे? बड़े बेशरम हो। अभिमारक, अरे वहां पहुंचने के लिए ही तो ये अंगूठी मिली है, लेकिन इस बार अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। विदूषक, मैं समझ गया, तुम इतने अधम पापी हो, मैं ये नहीं जानता था। खुद तो अदृश्य होकर यौवन का आनंद लूटोगे और मुझे रक्षकों के हाथों पिटने के लिए छोड़ दोगे। अरे नहीं मित्र, इस अंगूठी का चमत्कार यह है कि इसे जो भी पहनेगा वो तो अदृश्य होगा ही, और जिसको स्पर्श करके रखेगा वो भी अदृश्य हो जाएगा, तो और वो किसी दूसरे आदमी को छुएगा तो वो भी अदृश्य हो जाएगा। विदूषक, ठहरो ठहरो, थोड़ा समझ लेने दो मुझको। यानी तुम अदृश्य होकर मुझे छुए रहोगे तो मैं अदृश्य, और मैं जिसको छुए रहूंगा तो वो अदृश्य, और फिर वो यदि और किसी को छुए रहेगा तो वो भी अदृश्य, और वो अदृश्य यदि किसी अन्य कोई। अरे बस बस बस, तुम्हारी समझ में बात आ गई ना? अब मैं अदृश्य होता हूं, तुम मुझे पकड़े रहना, कहीं छोड़ दिया तो मारे जाओगे। अभिमारक अपने दाहिने हाथ की उंगली में अंगूठी पहनता है और विदूषक उसका बायां हाथ पकड़ता है और अदृश्य हो जाते हैं। विदूषक, अरे मैं सचमुच अदृश्य हो गया, हाय हाय कितना हल्का लग रहा है। मित्र, क्या मैं सचमुच अदृश्य हो गया हूं? अरे ठहर जाओ, जरा परख तो लूं। अभिमारक, क्या करोगे? विदूषक, मैं थूकूंगा। आप थू? हाँ, मैं तो सचमुच अदृश्य हो गया। अरे मूर्ख, देर मत कर, अब चल, मेरा मन तो प्रीतमा से मिलने के लिए छटपटा रहा है। ठहरो मित्र, मुझे वहां जाने की श्रद्धा नहीं हो रही है, सोचता हूं पहले भोजन से निपट लूं, बहुत भूख लग रही है। अरे तुम फिर भाड़ में जाओ। अभिमारक विदूषक का हाथ छोड़ देता है। विदूषक, अरे अरे नराधम पापी मित्र के साथ, अरे नराधम पापी मित्र के साथ छल करते हो। देखो मैं क्रोधी ब्राह्मण हूं, शाप दे दूंगा तो भस्म हो जाओगे। अभिमारक फिर विदूषक का हाथ पकड़ लेता है। अब चलते हो सीधी तरह। विदूषक, डर गए ना शाप के भय से, महाप्रतापी ब्राह्मण हूं। अरे भाई थोड़ा धीरे चलो, धीरे चलो। अरे गड़रिया जैसे भेड़ को खींच कर ले जाता है वैसे ही तुम मुझे खींच रहे हो। अभिमारक, भूल गए, मैं भेड़ रूपधारी असुर को मार चुका हूं, अब मैं भेड़ रूपधारी आदमी को मारूंगा। अरे बाप रे, मर गए। दृश्य परिवर्तन होता है। अभिमारक और विदूषक का प्रवेश होता है कन्यापुर में। अभिमारक, कन्यापुर की सीढ़ियों तक पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियां न चढ़ूं बल्कि उड़कर राजकुमारी के पास पहुंच जाऊं। विदूषक, ये मुझसे क्यों कह रहे हो? उस अंगूठी वाले विद्याधर से कहते तो वो तुम्हें पंख भी दे देता। अभिमारक, चुप हो जाओ, रक्षकों की टोली इसी ओर आ रही है। रक्षक आते हैं। अचानक विदूषक, उनमें से विदूषक तो अदृश्य है, एक रक्षक को थप्पड़ मार देता है। एक, तुमने मुझे क्यों मारा? दूसरा, क्या बकते हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहला वाला कहता है, एक तो थप्पड़ मारा, ऊपर से कहते हो कि दिमाग खराब है। खैर देखता हूं तुझे, लगता है पाकशाला से चुराकर कुछ ज्यादा ही खाने लगा है। पाकशाला से मेरा क्या संबंध? पाकशाला का रक्षक तो ये है। तीसरा, तुमने मुझे चोर कहा। पहला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और रक्षकों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे ये कौन है? इस बीच में विदूषक प्रकट हो जाता है। अरे ये कौन है, पकड़ो इसको। विदूषक घबरा जाता है। विदूषक, हाय हाय, बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने मित्र का हाथ छोड़ दिया, अब तो मारे गए। अरे तुम कहाँ हो मित्र, कहाँ हो? अभिमारक दूर खड़ा हंसता रहता है, और इससे पहले कि रक्षकगण विदूषक पर आक्रमण करें पुनः उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रक्षक लोग बोलते हैं, अरे वो हंसने वाला आदमी कहाँ दृश्य हो गया? यही तो था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आश्चर्य, अरे मुझे तो डर लग रहा है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं था। अरे बाप रे, एक भागता है और साथ में शेष रक्षक भी भाग जाते हैं। अब अभिमारक कहते हैं, देखो मित्र, अब यदि तुमने कुछ ऐसा उपद्रव किया तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। अब सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या नहीं? अब दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और ऊपर पहुंचने पर संतोष व्यक्त करते हैं। यही वह जगह है जहां मैंने राजकुमारी के साथ मिलन की अनगिनत घड़ियां बिताई हैं। इस बीच में कुरंगी और चेटी का प्रवेश होता है। अभिमारक उनको देखता रहता है। अभिमारक का दृश्य, कुरंगी स्वयं से बात करते हुए, मेरे लिए विरह वेदना असहनीय है, अब मैं आत्महत्या कर लूंगी। प्रकट में कहती है, सखी तुम जाओ और मेरे स्नान का प्रबंध करो। चेटी स्वयं से बात करती है, अकेली राजकुमारी को छोड़कर कैसे जाऊं, यहाँ कोई दूसरा तो है ही नहीं। कुरंगी, सुनो,
वर्षा होने वाली है, मैं वर्षा जल से ही स्नान करूंगी। तुम जाकर स्नान उपकरण ले आओ। किंतु राजकुमारी, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ। सुनो सखी, तुम गले तो मिलती जाओ। कुरंगी चेटी को गले लगाती है। तुम्हारा शरीर कितना शीतल और मनोहर है, मैं अनुग्रहित हुई। अब मेरे शरीर का संताप दूर हो गया, तुम जल्दी जाओ सखी। चेटी जो है वो प्रस्थान कर जाती है। कुरंगी, हाय, सखी के साथ तो अंतिम भेंट हो गई, किंतु अंत समय में मेरे राजकुमार मेरे साथ नहीं। अभिमारक स्वयं से बात करते हुए, क्या बात है, ये क्या करना चाहती है? कुरंगी, अब मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अरे, मैं यहाँ चादर छोड़ गई थी, अब क्या करूं? कुरंगी इधर उधर देखती है, उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है, याद करती है और फिर वो धीरे से मुस्कुराती है। अरे, यहाँ रस्सी पड़ी है, लेकिन ये रस्सी आई कहां से? हाँ, याद आया, मेरे मन के राजकुमार इसी रस्सी के सहारे यहाँ तक पहुंचे थे। जिस रस्सी के रेशे रेशे में उनका स्पर्श खुला है, उसी का आलिंगन कर मैं अंतिम समय में धन्य हो जाऊंगी। छत के ऊपरी कंगूरे से रस्सी कितनी आसानी से लिपट गई, अब मेरे लिए फांसी लगाना आसान हो गया है। अभिमारक सब देख रहे हैं, कहते हैं अब मैं और नहीं रुक सकता। अभिमारक जल्दी में अपने दाहिने हाथ की उंगली से अंगूठी उतारते हैं, बाएं हाथ की उंगली में पहनने को ही होते हैं कि विदूषक उसके हाथ से अंगूठी ले लेता है। अभिमारक दौड़कर गिरती हुई राजकुमारी को अपनी बाहों में संभाल लेता है। राजकुमारी, मैं आ गया हूं, राजकुमारी, राजकुमारी। कुरंगी, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? नहीं राजकुमारी, मैं स्वप्न नहीं, स्वयं सशरीर अभिमारक हूं। कुरंगी रोने लगती है। विदूषक, अरे ये रोने क्यों लगी है? लगता है अभिमारक राजकुमारी के मन से उतर गया है, इसीलिए वो उसके दर्शन से दुखी हो गई है। कुरंगी, अरे ये आपने क्या कह दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा राजकुमारी। तो फिर मैंने ये क्या सुना कि आप मेरे मन से उतर गए हैं और इसीलिए रोने लगी हूं कि आपके दर्शन से दुखी हो गई हूं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर विदूषक ठाका लगाता है। अरे अभिमारक ने नहीं, मैंने कहा है। अब कुरंगी विदूषक अदृश्य है, लेकिन आप इस आवाज को सुनकर सहम जाती है और अभिमारक से लिपट जाती है। ये कितनी भयानक आवाज है! अरे ये मेरे मित्र संतुष्ट की आवाज है, घबराओ मत राजकुमारी, मेरे मित्र अभी अदृश्य हैं। मित्र प्रकट हो जाओ। यही है मेरे सुख दुख के एकमात्र मित्र, जिनके बारे में मैं तुमसे कई बार बातें कर चुका हूं। लेकिन आपके मित्र को अचानक क्या हो गया था? राजकुमारी, विदूषक कहते हैं, राजकुमारी अभी थोड़ी देर पहले आप रो रही थी ना, तो आपका रोना देखकर मैं द्रवित हो गया, किंतु मेरे आंसुओं को आंखों तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। ऐसा ही उस समय हुआ था जब मेरे पिता मरे थे, लोग रो रहे थे और मेरे आंसू आंखों तक पहुंचने के पहले ही अंदर अंदर सूख गए, तो मैं फिर चिल्लाने लगा। अब चेटी का इसी बीच में दौड़ते हुए प्रवेश होता है और उसको प्रवेश करते देखकर विदूषक अंगूठी पहन के गायब हो जाता है। चेटी देखती है अभिमारक को, अरे राजकुमार आप, मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? चेटी, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, राजकुमारी की पुकार सुन ली, मैं धात्री मां को ये शुभ समाचार देती हूँ। चेटी जाने को होती है, प्रेमी युगल एक दूसरे में खो जाते हैं। विदूषक दौड़कर चेटी के पास पहुंच जाता है और उसकी चोटी पकड़ लेता है। अरे मेरी चोटी किस चीज में फंस गई? विदूषक सामने आ जाता है। मेरी अंगूठी कहाँ है? नहीं, विदूषक अदृश्य है। अरे ये कौन बोल रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये तुम्हारी आत्मा का स्वर है। लेकिन मेरी आत्मा का स्वर पुरुष स्वर जैसा? मैं पुरुष नहीं, स्त्री हूं। क्या? विदूषक, मैं पुष्पहरणी नाम की दासी हूं। मेरी चोटी छोड़ दो, मेरी अंगूठी दो। अंगूठी? किसकी अंगूठी? विदूषक, आर्य संतुष्ट की अंगूठी। चेटी, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने आर्य संतुष्ट की अंगूठी ली है। मैं तुम्हारी आत्मा जो हूं, आत्मा सब कुछ जानती है। चेटी, तो फिर मेरी आत्मा? तो ये बताओ, मैं आर्य संतुष्ट से प्रेम करती हूं या नहीं? विदूषक, आर्य प्रेम? गिर पड़ता है। विदूषक, बचाओ बचाओ, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य का पतन हो गया। विदूषक अभिमारक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। अभिमारक के हाथ से राजकुमारी छूट जाती है और विदूषक के स्पर्श से अभिमारक अदृश्य हो जाता है। राजकुमारी, अरे राजकुमार, कहां अंतर ध्यान हो गए? हे विधाता, ये कैसा क्रूर परिहास! क्या ये सपना था जिसमें मैं खो गई थी? अब मैं और सहन नहीं कर सकती। राजकुमार के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। राजकुमारी एक बार फिर लटकती हुई रस्सी से झूलकर अपने प्राणों का अंत करना चाहती है और विदूषक अपने हाथ से अभिमारक का मुंह बंद किए हुए। चेटी दौड़कर राजकुमारी को फांसी लगाने से रोकती है। चेटी, ये क्या राजकुमारी, तुम अपना जीवन नष्ट करती हो? नष्ट कर सकती हो? मुझे छोड़ दो सखी, मैं अब और नहीं जीना चाहती। धीरज रखो राजकुमारी, विधाता सर्वदा प्रेमी जनों की परीक्षा लेते हैं और फिर उनके सच्चे प्रेम को पुरस्कृत करते हैं। अब देखो ना, मैं भी आर्य संतुष्ट से प्रेम करती हूँ, अब
तुमने तो अपने प्रेमी के साथ 1 वर्ष तक सुख भोगा, किंतु मैं तो अभी तक वंचित हूँ। राजकुमारी, सखी, क्या सचमुच तुम आर्य संतुष्ट से प्रेम करती हो? चेटी शर्मा कर हाँ करती है। विदूषक मुंह बांधे सुनता रहता है दोनों की बात, और उस बातें सुनकर मूर्छित हो जाता है। अभिमारक हंसता हुआ उसके हाथ से उसकी अंगूठी उतारता है और अपने बाएं हाथ की अंगुली में पहनता है, और दोनों प्रकट हो जाते हैं। अभिमारक कहता है, राजकुमारी। चौंक कर राजकुमारी अभिमारक की ओर दौड़ती है और दौड़कर निपट जाती है। चेटी भी धीरे धीरे विदूषक की तरफ बढ़ती है और उसके पास चिंतित सी बैठ जाती है। चेटी, आर्य संतुष्ट तो मूर्छित हो गए हैं, इनकी मूर्छा हटाने के लिए क्या उपाय करना होगा राजकुमार? विदूषक उठकर बैठ जाता है। एक ही उपाय है, एक बड़ी सी थाली और उसमें रखा हुआ ढेर सारा भोजन। अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसमें से उनकी एक कहानी इंटरव्यू, ये आपके बीच लेकर के आ रही हैं डॉक्टर निवेदिता वर्मा। स्वागत है आपका। आइए डॉक्टर निवेदिता वर्मा, और इस कहानी श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। थैंक यू दादा। नमस्कार। आज मैं आपके लिए ख्यात नाम संवेदनशील चित्रकार और रचनाकार श्री अशोक भौमिक जी की कहानी इंटरव्यू का दूसरा उपशीर्षक जीवन पुरहाट जंक्शन 1 लेकर आई हूँ। तो सुनिए, जीवन पुरहाट जंक्शन 1। हैंडसम या स्मार्ट शब्द सही मायने में अरुण सिंह के लिए ही बने थे। उस पर उसका बेहद ईमानदार और उदार होना उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाता था। वो लार्क्स वॉल्टर्स नाम की एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। लार्क वॉल्टर्स उन दिनों हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा व्यापार करती थी, और लार्क वॉल्टर्स के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तनख्वाह आम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के 4 से 4 गुना भी ज़्यादा होती थी। दैनिक भत्ता भी दूसरी कंपनियों से कहीं ज़्यादा थी, और साथ ही अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मोटी नगद राशि और 5 सितारा होटलों में छुट्टियां मनाने का भी आकर्षण था। इसलिए जो भी कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का सपना देखता था तो वह सबसे पहले इस कंपनी को ही ताकता था। अरुण अपने घर का सबसे छोटा था। उसके पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। बड़ी बहन की शादी दिल्ली में हुई थी। माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उस पर थी। एक तो अरुण पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उस पर घर में कमाई का कोई स्थायी जरिया भी नहीं था। जिस चूल्हे पर उसके यहाँ खाना पकता था, चाय बनती थी, उसी चूल्हे पर मैदे में तूतिया मिलाकर ले भी बनती थी, और माँ, बेटे और बेटी तीनों मिलकर लिफाफे बनाते थे। कभी लिफाफे बनाकर तो कभी लॉन्ड्री के काउंटर पर दिहाड़ी का काम करते हुए अरुण जैसे तैसे ग्रेजुएट हो ही गया था। उन दिनों पैसों की किल्लत के बावजूद माँ के कहने पर अपनी बड़ी बहन से मिलने अरुण सिंह दिल्ली गया। दिल्ली तब कैसा था यह अब किसी को शायद ही याद हो। बहरहाल कनॉट प्लेस तब भी था, आज भी है। मोटरसाइकिलों वाले ऑटो रिक्शे थे। कनॉट प्लेस में कई ऐसी जगह थी जहां ₹1.25 में शरीफ लोग राजमा चावल का लंच कर लेते थे। स्टेशन में अरुण के जीजाजी उसे लेने आए थे। जीजाजी बैंक में नौकरी करते थे और अपनी सीमाओं के बावजूद अरुण के परिवार की मदद करना चाहते थे। उस दिन सुबह के अखबार में ही उन्होंने लार्क वॉल्टर्स का विज्ञापन देखा था, जिसमें 2 दिनों बाद एक 5 सितारा होटल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वॉक इन इंटरव्यू का विज्ञापन निकला था। जब दिल्ली आए हों तो इंटरव्यू देने में हर्ज क्या है, शायद हो ही जाए। जीजाजी ने कहा। अरुण सिंह के पास पैंट तो ठीक ठाक थी, सो उसे धोकर प्रेस करवा लिया जा सकता था। शर्ट की समस्या थी, क्योंकि उसके पास एक भी शर्ट ऐसी नहीं थी जिसे पहनकर इस विलायती कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंटरव्यू दिया जा सकता था। दुबले पतले कद काठी के जीजाजी की शर्ट से भी काम नहीं चलने वाला था। अरुण की जेब में इतना पैसा कहाँ था कि वह नई शर्ट खरीदता। अरुण ने बताया नहीं था, पर दीदी समझ गई थी, और अपना गुल्लक फोड़कर दीदी ने अरुण को 10-10 के 10 नोट देते हुए कहा था, कनॉट प्लेस में रेडीमेड शर्ट्स की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अच्छी दुकान से ही शर्ट लेना। अब तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देता रहेगा, सो एक शर्ट तो अच्छी होनी ही चाहिए।
इंटरव्यू के एक दिन पहले जीजा जी ने बैंक जाते समय अरुण को कनॉट प्लेस पहुंचा दिया था। दिल्ली उन दिनों विकास और प्रगति की हड़बड़ाहट में नहीं रहा करती थी, लिहाजा दुकान भी जल्दी नहीं खुला करती थी। अरुण सिंह काफ़ी देर अकेले कनॉट प्लेस में घूमता रहा। ऐसे अकेले बिना किसी खास मकसद के किसी अनजान शहर में घूमने का लुत्फ शायद कोई बेरोजगार नौजवान ही उठा सकता है। वह कनॉट प्लेस की रेडीमेड दुकानों की भी सभी दुकानों को जांचता परखता रहा। कई दुकानों के अंदर भी गया, किसी किसी दुकान के पास जाकर भी अपनी जेब में दीदी के दिए 100 रुपयों की औकात समझते हुए अपने पैर वापस खींचने पड़े। ऐसे ही घूमते हुए अरुण एक बड़ी दुकान के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि दुकान एक बड़े नाम वाले रेडीमेड शर्ट की थी। दुकान के बाहर सेल्स ऑफर का बोर्ड लगा था। सभी शर्ट एक से बढ़कर एक रंग की थी। काफ़ी देर तक अरुण उन्हें छूकर सलाहकर यही सोचता रहा कि काश उसके पास 25 रुपये और होते, क्योंकि एक शर्ट की कीमत 125 रुपये थी। शर्ट भी इतना महंगा हो सकता है यह उसे नहीं पता था, पर इतना अच्छा होता है यह वो नहीं जानता था। इस दुकान का सेल्स ऑफर वाकई लुभाना था। एक शर्ट की कीमत 125 और दो की कीमत 200। इस दुकान में जब अरुण दाखिल हुआ था तब दुकान में बस एक और खरीदार था। 50-55 साल के इस आदमी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें न पहचानने वाले भी इतना तो जान ही सकते थे कि वो कोई विशिष्ट था। अरुण ने देखा वह आदमी उसे ही देख रहा था। अरुण ने मुस्कुराकर हल्के से हेलो कहा था। उस आदमी ने हाथ मिलाने के लिए अरुण की ओर हाथ बढ़ाकर कहा था, आई एम अनिल मेहता। अरुण ने जवाब में अपना भी परिचय दिया। आप थोड़ी देर पहले लिबर्टी के शोरूम में भी गए थे ना? क्यों, लिबर्टी के शर्ट आपको पसंद नहीं आए? नहीं, शर्ट तो सभी एक से एक थे, पर मेरी जेब में उतने पैसे नहीं थे। क्या आप भी शर्ट खरीदना चाह रहे हैं? अरुण ने पूछा। अनिल मेहता ने इस बात का जवाब न देते हुए अरुण से पूछा था, यंग मैन, क्या आपको नहीं लगता कि ये शर्ट भी कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं? सर, मैं बेरोजगार हूँ और कल मेरा एक इंटरव्यू है। ये शर्ट महंगे तो हैं ही, पर मेरे पास कुल 100 रुपया है। मैं काफ़ी देर से ऐसे किसी खरीदार को तलाश रहा हूँ जिसे शर्ट खरीदना है। अनिल मेहता ने पूछा, वो क्यों? सर, यहाँ ऑफर है एक शर्ट 125 में, 2 शर्ट 200 रुपये में। अब अगर आप एक शर्ट लेना चाहें तो हम 2 शर्ट वाला ऑफर ले सकते हैं और मुझे मेरे बजट में ही शर्ट मिल जाएगा। अरुण ने बेतकल्लुफी और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को अनिल मेहता के सामने रख दिया। हाँ, क्यों नहीं, कहकर अनिल मेहता ने अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकालकर अरुण को देते हुए कहा था, मेरा नंबर 40 है। काउंटर पर 2 आइवरी वाइट शर्ट के लिए 200 रुपये देते हुए अरुण ने कैशियर से कहा था, इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे एक एक्स्ट्रा कैरी बैग मांग सकता हूँ? काउंटर पर बैठे आदमी के पास शायद इस लखनवी नज़ाकत का कोई जवाब नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए 2 अलग अलग बैगों में शर्टों को पैक कर दिया। पीछे खड़े अनिल मेहता अरुण को गौर से देख रहे थे। दुकान से बाहर आकर अनिल मेहता ने अरुण से कहा था, कैन वी हैव लंच टुगेदर यंग मैन? वोल्गा में लंच करते हुए अनिल मेहता ने पूछा था, आपका इंटरव्यू कहाँ है? किस कंपनी में अप्लाई किया है? अरुण से कंपनी का नाम सुनकर अनिल मेहता बोले थे, सुना है लाक्स वॉल्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है। क्या आपको लगता है कि एक बेशकीमती शर्ट में आपको देखकर इंटरव्यू लेने वाला आपको सिलेक्ट कर लेगा? नहीं, ऐसा तो मैं कतई नहीं समझता, पर इतना खूबसूरत शर्ट मुझे एक आत्मविश्वास देगा जो मैं इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ और जो बहुत ज़रूरी लगता है। ओके, आपके इंटरव्यू की सफलता के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अनिल मेहता के इस बात पर अरुण ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा था,
मैं इंटरव्यू देने दिल्ली नहीं आया था, यहाँ आकर ही विज्ञापन देखा। मुझे नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, पर आपसे मिलना मेरे लिए बहुत सुखद रहा। ये मेरे लिए सदा यादगार होगा। आपसे मिलना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनिल मेहता ने अपना कार्ड अरुण को देते हुए कहा था, यह मेरा पर्सनल कार्ड है, पता और फ़ोन नंबर है, कभी बम्बई आना हुआ तो ज़रूर आइए। बहुत सुबह उठकर ही दीदी पूजा में जुट गई थी। अरुण को एक फूल देते हुए उन्होंने कहा था, इसे जेब में रख ले, आशीर्वाद का फूल है। इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू होना था। अशोक होटल के मेन लॉबी में तब 20-25 नौजवान टाई सूट पहने पहले ही पहुंच चुके थे। रिसेप्शन के पास ही कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौजूद था, जो इंटरव्यू के लिए आए लोगों का नाम लिख रहा था और एक एक करके इंटरव्यू के लिए भेज रहा था। थोड़ी देर बाद अरुण का नाम पुकारा था उस आदमी ने। जिस कमरे में इंटरव्यू चल रहा था उसमें एक बड़े से गोल मेज के एक और 5 लोग बैठे हैं। 5 लोग बैठे थे और सामने की एक कुर्सी खाली थी। 5 लोगों को देखकर अरुण को यह समझने में देर नहीं लगी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बीच में ही बैठा हुआ था। प्लीज टेक योर सीट यंग मैन। अनिल मेहता एक आइवरी वाइट शर्ट पहने हुए थे। अरुण सिंह कई दिनों से इंटरव्यू के तमाम संभावित सवालों के बारे में सोचता रहा था, पर यह एक ऐसी पहेली थी जिसके बारे में उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। चंद पलों में उसने सोच लिया कि कल की बात को दिमाग से निकाल देना ही उचित होगा। सर, दिस इज माय एप्लीकेशन एंड CV। इतना कहते हुए अरुण ने लिफाफा अनिल मेहता की ओर बढ़ा दिया था। अनिल मेहता ने लिफाफा लेकर अपने पास बैठे आदमी को देते हुए अरुण से पूछा था, हाउ इज द शर्ट? अरुण ने सोचा था अनिल मेहता दूसरे लोगों की उपस्थिति में कल की बात तो नहीं ही छेड़ेंगे, पर वह बिना हिचक के बोले, सर मैंने तो पहले कभी शर्ट नहीं पहना, पर आप इस शर्ट में काफ़ी यंग लग रहे हैं। क्या मतलब, मैं क्या कोई बूढ़ा हूँ क्या? अनिल मेहता के बात करने के अंदाज पर सब हंस पड़े थे। अनिल मेहता ने अपने साथ बैठे लोगों की ओर देखते हुए कहा, कल लगभग 2 घंटे मैंने मिस्टर अरुण सिंह का इंटरव्यू लिया है। इस नौजवान के पास वो सब है जो एक सफल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए ज़रूरी होता है, एंड आई हैव सेलेक्ट हिम। आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो इनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर अरुण। लाक्स वॉलंटियर्स परिवार में आपका स्वागत है। आप कृपया लॉबी में इंतज़ार करें, हम जल्दी ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ लंच मीटिंग अरेंज करेंगे। इतना कहते हुए अनिल मेहता के पास बैठे आदमी ने अरुण से हाथ मिलाया था। इसके बाद सभी से हाथ मिलाने के बाद अरुण जब अनिल मेहता से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर आया तो उसने अपनी ही बाह पर चुटकी काट कर यह समझना चाहा कि यह सच है, यह सपना नहीं, यह सच था, क्योंकि चुटकी काटती उसकी उंगलियां एक नए आइवरी वाइट शर्ट की कोमलता को महसूस कर पा रही थी। और यूं अरुण सिंह और उसकी माँ और उसके बहन के दुख के दिन खत्म हुए। धन्यवाद। निरंजन भाई, उम्मीद करता हूं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आज किस की युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं आप? हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं ब्रज श्रीवास्तव की कविताएं। ब्रज श्रीवास्तव शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग से, और उनकी खुद की शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने गणित में, हिंदी में और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। तमाम पत्र पत्रिकाओं में ब्रज श्रीवास्तव की कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती हैं। 3 कविता संग्रह ब्रज के प्रकाशित हुए हैं। तमाम गुम हुई चीजें, घर के भीतर घर और ऐसे दिन का इंतजार। अखिल भारतीय दिव्य पुरस्कार से ब्रज श्रीवास्तव को नवाजा जा चुका है
और प्रतिलिपि कविता पाठ पुरस्कार भी उन्हें मिला है। एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक समूह है साहित्य की बात, जिसको कि संक्षिप्त में सा की बा कहा जाता है, उसका संचालन ब्रज श्रीवास्तव करते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन की आसपास की छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम उपेक्षित कर देते हैं, ब्रज श्रीवास्तव की कविताओं में वो शिद्दत से आती है। तो आइए सुनते हैं ब्रज श्रीवास्तव की कविताएं। नमस्कार, मैं ब्रज श्रीवास्तव विदिशा से अपनी 2 कविताएं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है बगीचे में वृद्ध। शाम हो गई है, शाम हो गई है और वृद्धजन लिफ्ट से उतरकर मल्टी फ्लैट्स के अहाते में बने बगीचे में बैठ गए हैं। शाम हो गई है और वृद्धजन लिफ्ट से उतरकर मल्टी फ्लैट्स के अहाते में बने बगीचे में बैठ गए हैं। वे अलग अलग प्रांतों से हैं, अपनी अपनी बोलियों में बोलते हुए बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। देखते हैं चारों ओर तने ऊंचे भवन, वाहनों की चिल्लपों के बीच अपने अपने कस्बों की याद कर रहे हैं। जबकि जिंदगी भर के तजुर्बे मुंह पर रखे हैं उनके, जबकि जिंदगी भर के तजुर्बे मुंह पर रखे हैं उनके, पर फ्लैट की कैद में उनसे बतियाने को कोई नहीं है। बेटा और बहू तो बुरी तरह व्यस्त हैं नौकरी में। इन फ्लैटों में रिश्ते नहीं मशीनें रहती हैं। बस ये वृद्ध ही हैं यहाँ जिन्होंने संबंधों का जीवन जिया है अपने ज़माने में। आहें भरते हैं ये अक्सर, आहें भरते हैं ये अक्सर अपने संवादों में और अपने कस्बों में लौटने के सपने देखते हैं, और अपने संवादों में अपने कस्बों में लौटने के सपने देखते हैं। एक और कविता प्रस्तुत है, शीर्षक है एम्बुलेंस। हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा, हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा, मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। उसके पास वक्त की कमी है, तेज तेज जाना पड़ रहा है उसे किसी के हिस्से का वक्त बचाने के लिए। भूल जाओ अभी कुछ सोचना कुछ बोलना, सुनो ये सायरन की आवाज़ और बस दुआ करो। एक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। प्रस्तुत है एक और कविता, शीर्षक है उस घर में। उस घर में किताबें छूट गईं, इस घर में हमारे साथ टीवी आया बड़ा वाला। आईना छूट गया, एक रोशनदान छूट गया, गाय के रंभाने का दृश्य छूट गया, मंदिर की आरती की आवाज़ें छूट गईं, काम वाली बाई छूट गई, छूट गया दूध वाला, अखबार वाला बिछड़ गया, लेकिन वही अखबार इस घर में रोज़ाना आता है। बहुत सारा समय छूट गया उस घर में। इस घर में हमारे साथ नए समय का एक नमूना आया, जिसमें नए टाइल्स हैं, छोटा सा बगीचा है, सामने बनते हुए नए नए बंगले हैं। उस घर में भाई छूट गया, पड़ोसी भी छूट गए, और कुछ बच्चे भी जो बाहर खेलते हुए ध्यान खींचते थे। आ तो गई माँ साथ में, लेकिन उसका भी आधा मन तो उसी घर में छूट गया, आधा मन तो उसी घर में। दोस्तों, नए साल के 2021 के इस रविवार को हम आपके बीच हमारा 54वां अंक जो लेकर के आए हैं,
उसके साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, उम्मीदें आपकी बनी रहें, कोरोना से आप मुक्त हों और खूब 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 प्रोग्रेस करें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। समावर्तन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगे। और नए साल में कुछ लिख करके भेजिए हमें, कम से कम हम आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस तो आना ही चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं आपका। हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं अगले सप्ताह आपके बीच फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।